जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जीएस और जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं। तो नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हेलोफाइट कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो पौधे की पत्ती सांस लेने का काम करती हैं। पौधे की पत्ती यानी कि पौधे जो हैं वो पत्तियों द्वारा श्वसन करते हैं। अगला है केला और नारियल कैसे फल हैं। तो केला और नारियल बीजपत्री फल हैं। चलिए अगला देखते हैं। सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना पौधे के तने की छाल से हमें कोनैन की प्राप्ति होती है। चलिए अगला देखते हैं। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है। तो बीज के अंकुरण में हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप महत्वपूर्ण होता है। अगला है यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं। तो यीस्ट और मशरूम जो है यह एक फफूंद होते हैं, जिन्हें फंजाई भी कहते हैं। अगला है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए अगला है पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प से आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्लावर। तो इसी से रिलेटेड इससे रिलेटेड जो वैज्ञानिक नाम है इसका, तो उसे क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर। पुष्प विज्ञान से संबंधित है। अगला है सब्जी विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सब्जी विज्ञान के अध्ययन को हम ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला है आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, उसे क्या कहते हैं। ये हमारी आँखों से ये दुनिया जो रंग बिरंगी दिखाई देती है, तो वो हमारी आँख में आइरिस के होने की वजह से दिखाई देती है। अगला है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में कौन भूमिका निभाता है। तो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है। जीनोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है। तो यह है जीन जो होते हैं, जीन, उनके चित्रण से जीनोम का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट। अगला है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन उपयोगी होते हैं। जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनका पता लगाने में पतंगा जो होते हैं, कीट पतंगा जिन्हें बोलते हैं, ये पतंगा, छोटे जीव, ये उपयोगी होते हैं। अगला है
एंजोला नील हरित शैवाल एवं एल्फा किसके रूप प्रयोग होते हैं? तो यह जैव उर्वरक के रूप प्रयोग होते हैं। अगला है, कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो ये खूबी किसके अंदर होती है? जो बहुत सारे रंग बदल सकता है, यानी कि गिरगिट। यह एक आंख से सामने की ओर तथा दूसरी आंख से पीछे की ओर एक साथ देख सकता है। अगला है, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हिंदी में पशुपालन और वैज्ञानिक भाषा में एनिम लहसवेंड्री कहते हैं। अगला है, वृद्ध अवस्था में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्ध अवस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। अगला, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम जननांगिकी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अगला है, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो जैसे कि हम आम वगैरह को शुरू में पकाते हैं या केला या पपीता को पकाते हैं, तो उसको पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जो प्रकाश ऊर्जा है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला है, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो वृक्षों की आयु का वर्षों में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या से किया जाता है। जैसे कि हम किसी वृक्ष को काटते हैं तो उसमें अंदर जो वलय होती हैं, यानी कि जो छल्ले होती हैं वो बने हुए, उनकी गिनती करके हम पता लगा सकते हैं कि उस वृक्ष की उम्र कितनी है। तो इसका आंसर होगा उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या से। अगला है, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र क्या है? समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस की मदद से ही हम गर्मी, ठंड और बाहरी बहुत सी चीज़ों को महसूस करते हैं। अगला है, हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं वह जीभ के किस भाग पर पाई जाती हैं? तो जो खट्टे का ज्ञान होता है हमें वो पार्श्व भाग, यानी कि बीच में साइडों में होते हैं, दांतों के बराबर में, उनसे हमें खट्टे का ज्ञान होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? तो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल होती है। इस फसल को करने से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर बनी रहती है। चलिए अगला है, मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि भाग कहलाता है उसे हम सेरिब्रल या हेमिस्फीयर कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। अगला है, नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो नदियों में जल प्रदूषण पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मापते हैं कि यह जल कितना दूषित है।
अगला है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए हमें डीएनए या फिंगरप्रिंटिंग डीएनए टेस्ट कराने के बाद में हमें पता मतलब जो शिशु होता है उसके पितृत्व का पता चलता है। अगला है घोंसला बनाने वाला सांप कौन सा होता है। तो घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा होता है। अगला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। अगला है मनुष्य में अवशेषी अंग क्या है। तो मनुष्य में अवशेषी अंग कर्णपल्लव पेशियां होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्याज की खेती कैसे की जाती है। प्याज की खेती पौधों के प्रतिरोपण करके की जाती है। जैसे कि धान की खेती करते हैं वैसे ही प्याज की खेती प्रतिरोपण करके की जाती है। अगला है जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में होता है। तो इफेड्रिन औषधि का प्रयोग हम अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी में करते हैं। अगला है चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। तो चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल एक अच्छी उर्वरक का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो यह होता है रेशम का कीड़ा। चलिए अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफ्रेस्टस हैं। अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगती है। यानी कि हम लंबे समय तक किसी कार्य को करते रहते हैं तो हमारे शरीर में थकान सी महसूस होती है। तो वो किसके कारण होती है। ग्लूकोज का अवक्षय यानी कि ग्लूकोज का अवक्षय होता है और हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। लैक्टिक अम्ल जिससे हमारे शरीर में थकान महसूस होती है और ये लगता है कि बस अब किसी काम को रहने देते हैं, अब नहीं करेंगे। तो बहुत थकान सी महसूस होने लगती है। तो वो ग्लूकोज का अवक्षय होता है और लैक्टिक एसिड के कारण थकान महसूस होती है। अगला है 40 नंबर है अगला। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं। यानी कि एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसके प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। तभी तो 32 दांत सभी होते हैं। चलिए अगला है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। अगला है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका है। अगला है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। तो कुत्ता वैसे भी एक फैमिली में एक पालतू जानवर होता है तो इसीलिए इसका कैनिस फैमिलियर्स रासायनिक नाम वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम अभी पढ़ लिया कैनिस फैमिलियर्स। इससे अगला 45 नंबर क्वेश्चन। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। चलिए नेक्स्ट। मक्खी का वैज्ञानिक नाम। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिकस। तो इसमें वैसे ही आ रहा है मैंगो से आम और इसका रासायनिक नाम है मैंगीफेरा इंडिकस। तो इसी से आप रिलेटेड याद रखेंगे। धान का वैज्ञानिक नाम।
ओरिजा सैटिवा, ये धान का वैज्ञानिक नाम है। अगला है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सैटिवम, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट, अगला है चने का वैज्ञानिक नाम। तो चने का वैज्ञानिक नाम है सीसर एस्टिवम, सीसर एस्टिवम। अगला है सरसों का वैज्ञानिक नाम। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कैंपस टेरिस, ये क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम है। अगला है साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। इसके अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिस वैज्ञानिक के अंदर हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो वृक्ष होते हैं उनमें काय में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए अगला नंबर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसका क्या अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव से है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अब एड्स होता है, एड्स कैसे होता है? तो एड्स खतरनाक विषाणु के कारण होता है जिसका नाम HIV है, HIV वायरस। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? तो वह हाइड्रा होता है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस ले सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? जो हमारे शरीर की रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ RBC, उनका निर्माण हमारे बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। अगला है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, यही हमारे शरीर के अंदर मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला है लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो होती है हमारे मुंह में, वह किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला है श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो यह सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग। चलिए अगला नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो यह आयोडीन के कारण। थायराइड ग्रंथि देखा होगा आपने कि गले में जो बाहर निकल आती है वह थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जो आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसे घेंगा रोग भी कहते हैं। अगला है ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। तो वो किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण, यानी कि एसिड रेन। अगला है नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो वह ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी ऑक्सीजन से। चलिए अगला देखते हैं, अगला है वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, सभी जानते हैं ये। अगला है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से होता है, यानी कि ये एक वायरस डिजीज़ है। अगला है जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन, अगर आपको विटामिन वाली वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में पड़ी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन याद कर सकते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन C। अगला है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ गलत हो गया है ये टाइपिंग में, ये शिकार नहीं आविष्कार होगा। तो इंसुलिन का आविष्कार
FG वेटिंग ने किया था। अगला देखते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर यानी कि 4 कक्ष पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो कितने कक्ष होते हैं, 4। अगला है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB। और सर्वदाता O, यानी कि जो सभी को दे सकता है, तो वह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा है, O, ब्लड ग्रुप O। और सर्वग्राही A। अगला है, इंसुलिन का आविष्कार FG वेटिंग, ये तो हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो अरक्तता यानी कि एनीमिया, जिसे हम खून की कमी कहते हैं, तो अरक्तता रोग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसमें ये रोग पाया जाता है। अगला है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर 300 हड्डियां होती हैं। अगला है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। और वृक्ष पूछ ले तो वृक्ष होगा सिकोया। सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया कहते हैं। अगला है, मानव रक्त का pH होता है। तो मानव रक्त का pH होता है 7.4। यह क्षारीय होता है। हमारा जो ब्लड होता है वह क्षारीय होता है, यानी कि 7.4 होता है मानव रक्त का pH। अगला है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वह लीवर यानी कि यकृत होता है, लीवर। और यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो यह थायराइड ग्रंथि होगी। और मास्टर ग्रंथि हम पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि को। अगला है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक प्रोटीन होता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फ्लेमिंग, जिन्होंने अपने दाएं और बाएं हाथ का नियम दिया था। अगला है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस नहीं होगा, ये यहाँ होगा सिकोया। अभी बताया था हमने आपको, सिकोया, ये यूकेलिप्टस नहीं होगा। अगला है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है। तो वह है गुंजन पक्षी, जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है। अगला है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला है, दूध का दही में जमने का कारण है। दूध का दही जमने का कारण है, तो यह किसके कारण जमता है। तो यह लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। अगला है, जुकाम का कारण है। तो जुकाम वायरस से होती है। इस समय वैसे ही कोरोना वायरस चल रहा है, तो जुकाम का सभी को पता होगा, ये कैसे होती है, वायरस से, यानी विषाणु से। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो वह बांस का होता है, जो सबसे तेज बढ़ता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, यानी कि ब्लड शुद्ध करने के लिए
उसकी क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगला है प्याज में खाद्य भाग होता है। तो प्याज का जो खाने योग्य भाग जो होता है उसे तना कहते हैं, तना होता है तना, क्योंकि जड़ उसमें नीचे होती है, जो कि हम प्याज के बिल्कुल नीचे जो काट के फेंक देते हैं वो जड़ होती है, और जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। अगला है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अगला है हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करती है। तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा होती है वो शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करती है। अगला है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी कि उनके जो लंग्स फेफड़े जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, तो वो कोयले की खान में। अगला है पित्त, यानी कि वाइल जमा होता है, कहाँ होता है, पित्ताशय में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। यूरोक्रोम की वजह से हमारा जो मूत्र होता है वह पीले रंग का होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में डीएनए और लिपिड होते हैं। अगला है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। डब्ल्यूबीसी जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनका मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, यानी कि ये हमारे अंदर जो हानिकारक वायरस होते हैं उन्हें मारने के लिए मारता है, इसीलिए हम इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगला है दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। अगला है रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं, इंग्लिश में से नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला है मशरूम क्या है। तो मशरूम यह एक कवक होते हैं। अगला है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह केसीन के कारण होता है। अगला है डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो यह वाटसन और क्रिक ने। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सी धातु होती है। इसमें मैग्नीशियम होती है। अगला है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो यह सेलुलोसी भित्ति पौधों में पाई जाती है। अगला है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वो है प्लाज्मा कहलाता है।
अगला है मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, यानी कि हमारा जो शरीर का भार होगा, वजन होगा, उसका 10% यानी कि 10% उसमें पानी होता है। अगर किसी में 50 किलो वजन है तो उसका 10% यानी कि 5 किलो उसके अंदर जल होगा। तो मानव शरीर में जल की मात्रा उसके वजन का 10% होती है। चलिए अगला है, अगला रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो हमारी जो त्वचा होती है इसकी ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए अगला है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनैन सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। सिनकोना का जो वृक्ष होता है उसकी उसके वृक्ष की छाल से निकाली जाती है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को कौन बनाया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने बनाया था? तो वो वाटसन क्रिक ने बनाया था। अगला है स्तंभकंद धनकंद शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। तो ये स्तंभकंद का उदाहरण है आलू, वंडा केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी, यह इनके उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो यह लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से हमारा शरीर थकावट महसूस करता है। अगला है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। अगला है दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत डेंटाइन नामक पदार्थ के बने होते हैं। अगला है किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल की समान होती है? तो जो पैरामीशियम होता है उसकी आकृति पैर में जो चप्पल पहनते हैं उसकी आकृति के समान होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भविष्य में आपको इस चैनल पे हमारे ट्रिक वाली वीडियो जैसे ही हम डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारी ट्रिक वाली वीडियो पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। जैसे विटामिन की ट्रिक वाली वीडियो, उनके रोग स्रोत और उनके रासायनिक नाम ट्रिक से 28 राज्यों के नाम, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ट्रिक वाले, ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।